हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग बीपीएससी सीडीपीओ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उस पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक जिप्टो बराबर होता है, तो एक जिप्टो बराबर होता है 10 का पावर -21। अगले सवाल पे आते हैं, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि यानी कि दोलन अवधि कितने समय का होता है। तो पेंडुलम घड़ी जो होता है उसका कार्यकाल जो होता है 2 सेकेंड का होता है। अगला सवाल है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है तो मौसम कैसा होगा। तो मौसम जो होगा शुष्क मौसम हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्तार। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सीएफसी है, मीथेन है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार क्या होता है। तो बिल्ली के सुनने का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 45 हर्ट्ज से लेकर 64 हर्ट्ज के बीच होता है। अगले सवाल पे आते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है कि चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 हो जाएगी। अगला सवाल है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला बिलीजेंस दर्पण होता है। तो ये दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। अगले सवाल पाएंगे, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपर्युक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। अगले सवाल पाएंगे, एक्सरे के वर्णाक्षर एक्स का मतलब डैश किरण होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो वाटर गैस जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। अगला सवाल है कि डैश के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कोलाइड कण के आकार की सीमा क्या होती है। तो कोलाइडल कण का जो आकार होता है उसका सीमा जो होता है 10 का पावर -7 टू 10 का पावर -10 मीटर। अगला सवाल है, अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्र रूप क्या होता है। तो इसका सूत्र रूप चीनी चारकोल होता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो ये ब्रजीलियस के द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जल शुष्क और लोनिया पदार्थ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, दोनों ए भी हो सकता है नहीं तो सी भी हो सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या होता है होमोग्लोबिन के साथ संयोग करता है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, डैश के अभ्यास से जानवरों में क्लोन तैयार किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों में क्लोन तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आम और पौधे और बंदर की दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। अगले सवाल पे आएंगे
कि डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो कांडरा जो होता है यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ा जाता है, इसे इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। अगले सवाल पे आएंगे, फूल डैश फल का बनता है, तो फूल का डैश, फूल का अंडा से फल बनता है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है कि द्विपद विज्ञान संबंधी का नाम उदाहरण क्या है। पूछा जा रहा है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले सवाल पे आते हैं कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है, तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक जो होता है वह मक्खी होता है। अगले सवाल पे आएंगे, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह गाजर होता है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ डैश में पाया जाता है, तो कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ जो होता है वह नितंब में पाया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। अगले सवाल पे आते हैं, खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग जो होता है यह शराब के उत्पादन में किया जाता है। अगले सवाल पे आएंगे कि अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो भारत ने कुल 19 पदक जीते थे। अगला सवाल है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है, तो पूछा जा रहा है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे पुनर्विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास कहा जाता है। अगला सवाल है कि सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है, तो ये बना है चिनाब नदी के ऊपर। अगला सवाल है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया था, तो ये रामविलास पासवान जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है मिशन इंद्रधनुष जिसे वर्ष 2014 को शुरू किया गया था, इंटरफिंड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण करती है, इसी से संबंधित है। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किस राज्य में 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया है, तो ये झारखंड में पता लगाया गया है। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ावा और ठीक रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्रदान की गई है, तो इसे हैदराबाद को प्रदान किया गया है। अगला सवाल है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी अत्यधिक प्रदूषित पाई गई है, तो अपना हो जाएगा नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है। अगला सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इनमें से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल है वर्ष 2020 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीता था, तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक यूएसए के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगला सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है कि मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने वर्ष 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह को प्रक्षेपित किया, तो ये देश था संयुक्त अरब अमीरात। अगले सवाल पे आएंगे, अगला सवाल है कि विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त में स्वच्छता उत्पाद प्रदान किए हैं, तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। अगला सवाल है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किन देशों का समूह है, तो इसमें
4 देशों का समूह है, यूएसए है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लिया जाता है नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा। अगला सवाल है नांगोंजी ओंकोजो इवेला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की भी प्रथम महिला है जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे किस देश से अपना संबंध रखती हैं? तो वे नाइजीरिया से अपना संबंध रखती हैं। अगला सवाल है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या नया नाम रखा है? तो नया नाम जो रखा गया है उसका नाम है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगला सवाल है कि वर्ष 2021 का यूएस ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो ये डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है, जो यह रूस का खिलाड़ी है। अगला सवाल है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है CPEC प्रोजेक्ट क्या है? CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो ये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है। अगला सवाल है 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ करती है? तो ये देवलाली जो महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर जो कि बिहार में पड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है। अगला सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये रामविलास पासवान को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? तो 4 व्यक्तियों को नवाजा गया। अगला सवाल है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को प्रदान किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये एल्बर्ट एक्का को सम्मानित किया गया है। अगले सवाल पे आएंगे कि इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया गया है अशोक कुमार को, जो कि बिहार से अपना संबंध रखते हैं। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल से है वर्ष 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये रवीश कुमार के द्वारा प्राप्त किया गया था। अगला सवाल है कि बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिला की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? तो ये अवार्ड जो प्राप्त किया गया छोटी कुमारी सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया है। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वीं विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर या नगर में आयोजित किया गया था? तो ये राजगीर में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई? तो ये सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य में किसने विश्वास किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा रोमिल थापर और B.A. स्मिथ होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वह हरिसेन है। अगला सवाल है कि बड़ा बुदुर विश्व के सबसे अद्भुत स्फूर्त है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला की किसका शानदार उदाहरण है? तो ये भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है।
अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो बलबन के बारे में ये शब्द जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय दिया जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द लिखा गया है L.A. श्रीवास्तव के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? L.A. श्रीवास्तव के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? तो ये अकबर के बारे में ऐसा कहा गया था। अगला सवाल है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है? तो शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द H.G. कीन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त किया? तो महात्मा गांधी ने प्राप्त किया था। अगला सवाल है कि पुस्तक डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो पुस्तक डिवाइडेड इंडिया जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ है। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो ये शब्द जो लिखा गया ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या ऊपर एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा ऐसा कथन कहा गया है। अगला सवाल है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कराने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा है? तो ये शब्द लिखा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला सवाल है कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है? तो उत्कृष्ट नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसके द्वारा किया गया था? तो मोगलीपुत्र इसके द्वारा किया गया था। और यह कहाँ पे हुआ था? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। अगला सवाल है, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इसके पीछे जो नीति थी वह समय की आवश्यकता थी। अगला सवाल है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था 1733 में। अगला सवाल है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो ये किया गया था रॉबर्ट मांटोगोमरी के द्वारा। अगला सवाल है, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो ये प्रदान किया गया था दरभंगा के राजा के द्वारा। अगला सवाल है, 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं?
तो मरे एवं डार्लिंग एक नदियाँ है जो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला सवाल है हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो हैदराबाद शहर भारत में स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। अगला सवाल है निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन, और दूसरे नंबर पे क्या है? अपना देश भारत है। अगला सवाल है निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चाइना। अगला सवाल है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो ये विंध्याचल श्रेणी करता है। यह भारत को 2 भागों में भी बांटती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो नर्मदा नदी जो है यह पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल है काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी को रेगून मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी वाली मिट्टी, काली कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल है कि 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रकबा जो था हुआ था चावल यानी कि धान का। अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भारत में राजस्थान में है। अगला सवाल है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो ये मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वह है भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला सवाल है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में क्या होता है? सबसे कम वन आच्छादित वाला क्षेत्र है जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किनका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है यह शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? पूछा जा रहा है बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो यह गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये सारे शब्द जो है यह मिट्टी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुर एवं नवादा। इस तरीके इसके आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सब यानी कि ऑप्शन ई। अगला सवाल है कि कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ये जो केंद्र है ये ताप विद्युत शक्ति के केंद्र है। कौन कौन? कहलगांव, कांटी, बाढ़, नबीनगर। अगले सवाल पे आते हैं 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो बिहार में जो वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वह है भागलपुर। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो बिहार में जो गोवध को प्रतिबंधित किया गया था वह 1955 में प्रतिबंधित किया गया था। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो ये है तेजस्वी प्रसाद यादव। अगला सवाल है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो बिहार का 2 बार राज्यपाल रहा है अलखाक उर रहमान किदवई। अगला सवाल है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो था वह था महामाया प्रसाद सिन्हा।
अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था? तो अनुच्छेद 370 हटाने का जो समर्थन किया था वे थे बीएसपी। कौन थे? बीएसपी। अगला सवाल है, नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये समर्थन किया गया था जेडी, यानी कि जेडी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। अगला सवाल है, पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना हाई कोर्ट का जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो है न्यायाधीश संजय करोल। कौन है? संजय करोल। अगले सवाल पे आएंगे, बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो बिहार का पंचायती राज मंत्री हुआ है सम्राट चौधरी। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? तो ये नरसिम्हम समिति ने सुझाया था। अगला सवाल है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल डैश प्रयोग की लाइन पर आधारित है? तो ये चाइनीज लाइन पर आधारित है। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत कब सम्मिलित हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन में भारत 1995 में शामिल हुआ था। अगला सवाल है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये उत्पाद कर से अपना संबंध रखता है। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी? तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे, नेफेड क्या है? तो नेफेड एक सहकारी संगठन है। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, आय की असमानता मापी जाती है? पूछा जा रहा है कि आय की असमानता किससे मेजर करेंगे? तो ये गिनी लॉरेंज अनुपात के द्वारा इसको मापा जाता है। अगला सवाल है कि तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने डैश समस्या का सामना किया है? तो ये मुद्रास्फीति का सामना किया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक सीटी कुरियन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो है 43.9। अगला सवाल है, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? तो ये 3 कठिया पद्धति जो बिहार में यह कृषि पद्धति है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चित योजना अभियान प्रारंभ किया गया था? ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे, वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2021-22 में 2.97% था। अगला सवाल है, इनमें से किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार था? तो एका आंदोलन के लिए जो जिम्मेदार था वह था अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान। अगला सवाल है, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुड़ा कर मौत के घाट उतार दिया गया था? लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार में मार दिया गया था। अगला सवाल है, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो वे कांग्रेस नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल है,
कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। अगला सवाल है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया था? तो पूना समझौता था 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला सवाल है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके डैश की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो ये था, इसका कारण था ब्राह्मण विरोधी रूख। अगला सवाल है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा आयोजन किया गया था। कब? 1930 में। अगला सवाल है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला सवाल है कि 1945 से 46 में दिल्ली में हुआ INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई। अगला सवाल है, सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालय का इस्तीफा, उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम उद्धार दिवस, उसके बाद हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह और लास्ट में हो जाएगा डायरेक्ट एक्शन दिवस। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 4, 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित आंदोलनों का कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इंडिगो आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा दक्कन दंगे और लास्ट में हो जाएगा पाटनी आंदोलन। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हरमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मत अधिकार की मांग रखी थी? तो ये मांग रखा गया था बाबू जगजीवन राम के द्वारा। अगला सवाल है, इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत किया था? तो बिहार में जो विद्रोह का शुरुआत किया गया था बक्सर युद्ध के तुरंत बाद, तो ये चैत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था? BN कॉलेज का जो विद्यार्थी था वह था जगपति कुमार, जो क्या था 7 शहीदों में से एक था और यह BN कॉलेज का स्टूडेंट था। अगला सवाल है, ये मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 180। अगला देखते हैं, और 142 का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 17। उसके बाद अगला सवाल है 144 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं 145 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 605। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द्विघात समीकरण का है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -6 रूट और हो जाएगा √6/2। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है स्ट्रेट लाइन का है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 2। अगला सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये हमारा आज लास्ट सवाल है और इसका जो आंसर हो जाएगा 19,965। क्या हो जाएगा दोस्तों? 19,965। तो ये था हमारा आज जो पेपर हुआ है CDPO का 150 क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट आज CDPO का पेपर दिए हैं वो अपना आंसर मिला देंगे और आंसर मिलाने के बाद कमेंट में
अपना नंबर बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आप लोग के पास आसानी तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।